हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन की। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर। विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसे ही ये नाम आता है तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे नाम, चाहे आपका एस टी कॉलरिज हो, जॉन कीट्स हो, लॉर्ड बायरन हो, पीबी शैले हो, या ऐसे बड़े बड़े नाम आपको ध्यान में आते हैं। और साथ में अगर मैं एरा की बात करूं तो रोमांटिकवाद जो है वो कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते ही हमारे मन में आता है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि सर विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जीवन है, जो बताया जाता है कि सर रोमांटिकवाद से शुरू हुआ है, यानी रोमांटिकवाद से शुरू होने का मतलब क्या है? 18वीं सदी की जब शुरुआत हो रही थी, है ना, 18वीं जो सेंचुरी है, 18th सेंचुरी की शुरुआत में अगर हम बात करें 18th सेंचुरी, ये बात है आपकी। अगर मैं बात करूं रोमांटिक पीरियड जो है वो एरा है आपका 1798 से लेकर 1837 तक जो है वो रोमांटिक पीरियड बताया जाता है। क्या बताया जाता है? रोमांटिक पीरियड बताया जाता है 1798 से लेकर 1837, यानी 18वीं सदी की शुरुआत में जो है वो रोमांटिकवाद का जो है वो शुरुआत हुई। अब इस बात को थोड़ा और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं कि सर सबसे पहले जब भी हम एक वर्ड बोलते हैं रोमांटिक, है ना, या रोमांटिकवाद, तो वास्तविकता में ये क्या है ना। रोमांटिक को बहुत सारे लोग जो है वो एक लिटरल टर्म से यूज करते हैं, वो कहीं और ही ख्यालों में चले जाते हैं कि सर क्या ऐसे थे, हैं रोमांस पे बिलीव करते थे। भाई, रोमांटिकवाद या रोमांटिक एरा को वास्तविकता में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि रोमांटिक एरा क्या है। रोमांटिक एरा में मूल तौर पे जो है वो ओरिजिन हुआ नेचर का, यानी बातचीत शुरू हुई किसके बारे में? नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। आज हम कहते हैं ना कि प्रकृति में बैठ के हमें बड़ा आनंद मिलता है, प्रकृति से हम बहुत कुछ मतलब जो है वो एक बेटर फीलिंग हमारे अंदर आती है। पहाड़ों में बैठे हुए हैं, है ना, आनंद की अनुभूति हो रही है, मन के अंदर के भाव बाहर आ रहे हैं। तो नेचर, या फिर मैं अगर बात करूं दूसरी बातचीत आपकी जो है वो किसकी थी? नेचर के अलावा इमेजिनेशन, नेचर, इमेजिनेशन और इमोशन। मूल तौर पे इन तीन भावों का जो है वो क्या हुआ? शुरुआत हुई। यानी यहां से जो है वो राइटर्स ने किसके ऊपर लिखना शुरू किया? नेचर के ऊपर लिखना शुरू किया, इमेजिनेशन के ऊपर लिखना शुरू किया और आपका इमोशन के ऊपर लिखना शुरू किया। जैसे अगर मैं बात करता हूं जॉन कीट्स की, तो जॉन कीट्स भी इसी एरा के हैं और जॉन कीट्स ने बहुत सारी ओड लिखी। उनकी जो 6 फेमस ओड है उनमें से ओड टू ऑटम, जो हम बातचीत कर मतलब जो है वो यूजुअली जब भी बातचीत करते हैं तो क्या शानदार लिखा है ना। आपका जो है वो प्रकृति को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है, बहुत सारे जो है वो सिंबल्स उसमें यूज किए हुए हैं। ऑड टू ऑटम की बात कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से थोड़ा सा इसका बेसिक नेचर समझो कि सर रोमांटिक पीरियड क्या है। अब हमारे हिसाब से रोमांटिक पीरियड कुछ और है। रोमांटिक पीरियड मतलब वो समय, वो एरा जब राइटर्स ने भावनात्मक तौर पे जो है वो किससे जुड़ाव महसूस किया? प्रकृति से, इमेजिनेशन से, कल्पनाओं से, या फिर इमोशन से, भावों से जो है वो अपने आप को कनेक्ट किया। अगर पूछा जाए कि ये रोमांटिकवाद जो है वो कब का है, मतलब ये एरा का समय क्या है, तो 1798 से 1837 और 18th सेंचुरी की शुरुआत, है ना, 18वीं शताब्दी की जो है वो शुरुआत। और यहीं पर बहुत सारे राइटर्स, फेमस राइटर्स जो है वो आपके पीबी शैले हैं, जॉन कीट्स हैं, लॉर्ड बायरन हैं, आपके जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस टी कॉलरिज हैं। इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। उनमें से सबसे पहले बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर। कौन थे विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना? खास तौर से आपको इन दो लोगों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिखाई देगा, विलियम वर्ड्सवर्थ और साथ में एस टी कॉलरिज, आपका शैमुअल टेलर जो है वो कॉलरिज का। क्योंकि यूजुअली दोनों जो है वो बहुत सारा काम इन्होंने एक साथ किया है। बहुत एक इनका जो सबसे फेमस वर्क है लिरिकल बैलेड्स, जो आपका टिंटन एबे जिससे रिलेटेड है, तो वहां इन्होंने जो है वो को ऑथर के तौर पे एक साथ में जो है वो काम किया है। तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पोइट ऑफ नेचर या पोइट ऑफ इमोशन जो है वो किसे कहा जाता है, तो यूजुअली पोइट ऑफ नेचर या पोइट ऑफ इमोशन जो है वो हम किसे कहते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ को कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। फिर इनके जन्म की बात करें तो कोकरमाउथ इंग्लैंड में
7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ और आपका 23 अप्रैल 1850 को राइडल माउंट इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। राइडल माउंट में अंततः इन्होंने क्या किया था, लास्ट में जो है वो सब चीजों को छोड़ करके ये परमानेंटली जो है वो वहां शिफ्ट हो गए, राइडल माउंट में शिफ्ट हो गए और फिर वहीं पर इनका देहांत हो गया था। तो इनकी उम्र का अगर तकाजा करें तो तकरीबन 80 साल के आसपास की इनकी उम्र रही, 1770 से लेके 1850, यानी जन्म 7 अप्रैल 1770 कोकरमाउथ इंग्लैंड में और आपका वहीं जो है वो मृत्यु 23 अप्रैल 1850 राइडल माउंट इंग्लैंड में हुई। अगर नेशनलिटी की बात करें तो ये ब्रिटिश जो है वो पोएट हैं, आपके ब्रिटिश जो है वो पोएट हैं और रोमांटिक पोएट इनको कहा जाता है। बार बार मैं ये टर्म आपको क्लियर करता चल रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि रोमांटिक पोएट कहने का मतलब कि इन्होंने मूल तौर पे नेचर, इमोशन और इमेजिनेशन पे ध्यान दिया है ना। किस पे लिखा इन्होंने, नेचर, इमोशन और इमेजिनेशन पे लिखा है ना। तुम्हारा रोमांटिक मत ले आना बीच में। फैमिली की अगर बात करें तो इनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ हैं और माता जो है वो एन कुक्सन है। इनके माता पिता का नाम जो है वो जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन जो है वो इनके माता पिता हैं। सिस्टर है डॉर्थी जो इनकी क्लोजेस्ट कंपेनियन भी रही है। डॉर्थी से एक इन्फ्लुएंस बताया जाता है। डॉर्थी वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने बाद में इस बात को जो है वो उठाया भी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो डॉर्थी थी ना, इनकी जो सिस्टर थी, वो एक डायरी लिखती थी और उस डायरी में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से नेचर का वर्णन किया हुआ था और ऐसा माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम्स थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम थी वो एक तरीके से जो है वो वहीं से इन्फ्लुएंस थी। इसलिए जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बाद में इस बात को कहा भी कि कहीं ना कहीं इन्हें भी उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। वो कौन है, इनकी सिस्टर है जिसका नाम है डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। डॉर्थी वर्ड्सवर्थ जो इनकी सिस्टर हैं और साथ में इनकी जो है वो क्लोजेस्ट कंपेनियन है, बहुत एक जो है वो खास साथी भी है। इन्होंने शादी की एक तो मैरी हचिंसन से जिनके इनसे 5 बच्चे हुए और दूसरी जो है वो एक आपके ऑल्सो हैड अ डॉटर कैरोलिन, इनकी एक दूसरी जो है वो पत्नी से एक बेटी है कैरोलिन, जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की अगर बात करें, फ्रांस में जब ये थे तो उस समय इनको एनिटी वेलन से जो है वो एक बेटी जो है वो हुई जिसका नाम कैरोलिन है। हालांकि इतना मतलब बहुत ज्यादा अगर बात करें कि सर क्या राइटर्स में उनके बेटे बेटी तक का नाम पूछा जाता है तो बहुत कम ऐसे चांसेस देखने को मिलते हैं कि किसी भी राइटर से रिलेटेड कि उस जो है वो पत्नी से, 5वीं पत्नी से उनकी बेटी कौन सी हुई या बेटा कौन सा हुआ, उसका नाम क्या है, ये बहुत कम पूछा जाता है। अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो, अगर वो खास बात है उसमें, अगर उसमें कोई खास बात है तो इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन। लाइक जैसे डेविड कॉपरफील्ड की अगर बात करें तो उनके जो बच्चे थे तो उन्होंने बच्चों का नाम जो है वो अपनी चाची के नाम पे, अपनी पहली पत्नी जिनसे वो प्रेम करते थे और अपनी दूसरी पत्नी जिससे उनकी बाद में शादी हुई थी उनके नाम पे उन्होंने जो है उनका नाम रखा था। तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो वर्क थे। अच्छा, यहां से बहुत सारी बातों में अगर ध्यान दें तो मेन तौर पे हमें एक तो पॉइंट ऑफ नेचर और इमोशन याद रखना है। डॉर्थी जो है वो वर्ड्सवर्थ इनकी सिस्टर है जिनके वर्क से भी इनका वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस बताया जाता है। अंत में इस पर हम चर्चा भी करेंगे। अगर इनकी एजुकेशन और अर्ली इन्फ्लुएंसेस की बात की जाए तो इन्होंने हॉकस हेड जो है वो ग्रामर स्कूल में अटेंड किया। वहां के बाद में ये जो है, अच्छा, यहां इनको डेवलपमेंट इनकी हुई, एक उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की किसको लेकर, लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम और जो है वो पोइट्री के प्रति प्रेम इनको दिखाई पड़ा। फिर इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज जो है वो कैम्ब्रिज से अपनी शिक्षा प्राप्त की। ट्रेवल्ड अक्रॉस फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, है ना, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ये घूमे। द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति है, जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रेंच रिवोल्यूशन की अगर बात करें, और आपका अल्पाइन के जो लैंडस्केप्स है, अल्पाइन के जो लैंडस्केप्स है, अल्पाइन की जो भूमि है, उससे इन्हें जो है वो मूल तौर पे फिलोसफिकल होने का, दार्शनिक होने का या फिर पॉलिटिक विजन जो है वो इनका क्या हुआ, अपडेट हुआ, यानी इनमें ये भावनाएं जागृत हुई। हालांकि यहां से कोई बहुत बड़ा और बहुत अलग क्वेश्चन नहीं बनता है, बट बेसिक तौर पे हमें पता होना चाहिए कि साहब इन्होंने जो है वो सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से जो है वो शिक्षा प्राप्त की है। डन। चलो भैया, अब बात करते हैं इसमें, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 के 5 वर्ड जो हैं वो लाइंस जो है वो एग्जैक्टली याद रखना। सबसे पहली बात, लिटरेरी टाइटल और रिकॉग्नाइजेशन की अगर बात करें तो
पोइट लिटरेट ऑफ इंग्लैंड यानी अंग्रेजी के महानतम जो है वो पोइम की श्रेणी में, सॉरी पोइट्स की श्रेणी में जो है वो 1843 से 1850 तक इनको वो पोस्ट रखी गई और पोइट लिटरेट की जो है वो पोस्ट पे रखा गया, मतलब पोइट लिटरेट पोस्ट इनको दी गई आपका 1843 से 1850। इसके अलावा इनको है ना एसटी कॉलरिज के साथ में, लेकिन मूल तौर पे इनके वर्क से ही, इनका एक वर्क है लिरिकल बैलेट्स जिस पे अपन बात करेंगे, उस वर्क से ही कहते हैं कि रोमांटिक वाद की शुरुआत हुई है ना। उस वर्क्स में लिखी हुई जो पोइम्स है वो एक कलेक्शन है लिरिकल बैलेट्स, तो उस कलेक्शन में 1798 में वो प्रकाशित हुआ। उस कलेक्शन में जो इन्होंने लिखा उसके वहीं से शुरुआत मानी जाती है किसकी, रोमांटिक वाद की शुरुआत मानी जाती है कि साहब रोमांटिक वाद जो है वो उसे नाम दिया गया, ठीक है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ जो है वो क्या कहा जाता है, इंग्लिश रोमांटिसिज्म कहा जाता है। द फर्स्ट एंड द बेटर क्वेश्चन इज जो यहां आपको देखने को मिल रहा है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। अगर ऑप्शन आए तो आपको सबसे पहले जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ पर टिक कर लेना है। इसके अलावा इनको पोइट लिटरेट के तौर पे जो है वो उपाधि प्राप्त हुई 1843 से 1850। अच्छा, वन ऑफ द लेक पोइट्स अलोंग विद एसटी कॉलरिज रॉबर्ट साउदी। अब देखो लेक पोइट्स क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सर झील, मतलब झील वाले जो कवि हैं उनमें से ये एक थे, तो भी झील वाले कवि क्या होता है, मतलब हम क्या ना टर्म्स बहुत बार छोड़ देते हैं कि सर लेक पोइट्स हैं, पढ़ लिया लेक पोइट्स। अब लेक पोइट्स क्यों कहा, देखो लेक जो है ना वास्तविकता में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड, ये जो है वो इंग्लैंड का एक जिला है, ठीक है। और उसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एसटी कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ तीनों उसी जगह से आते थे, तीनों उसी जगह से आते थे। एक ही लिटरेरी क्रिटिक हैं, एक जो है वो साहित्यिक जो है वो टिप्पणी करने वाले एक जो है वो व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है वो फ्रांसिस जेफरी है। फ्रांसिस जेफरी जो है वो इनका नाम है। ये एक क्रिटिक है, आलोचक है, ये एक आलोचक है, लिटरेरी आलोचक है, जिन्होंने शुरुआती दौर में सबसे पहले जो है वो लेक पोइट्स जो है वो यूज किया। इनके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी और आपका जो है वो एसटी कॉलरिज के लिए क्या नाम यूज किया, लेक पोइट्स का जो है वो टर्म यूज की। हालांकि शुरुआती दौर में इनके लिए ये जो नाम था वो कुछ तिरस्कार की भावना में इन्होंने जो है वो टिप्पणी करते हुए लिखा था, लेकिन बाद में ये इस ग्रुप या इस जो है वो फॉर्मेशन के तौर पे ये नाम प्रसिद्ध रहा, जिन्हें हम लेक पोइट्स के नाम से जानते हैं। तो लेक पोइट्स में मूल तौर पे 3 लोगों का नाम लिया जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, माफी चाहूंगा, साथ में आपके जो है, क्योंकि शेक्सपियर ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एसटी कॉलरिज हैं और रॉबर्ट साउदी, है ना। मूल तौर पे जो है वो इन्हें लेक पोइट्स कहा जाता है। इज इट? तीसरी बातचीत क्लियर हुई। अच्छा, चौथी बातचीत इनके बारे में है, कोल्ड नेचर्स हाई प्रीस्ट फॉर हिज स्पिरिचुअल डिवोशन टू नेचर, है ना। प्रकृति के प्रति जो इनका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो है वो इनका डिवोशन, इनका जो समर्पण था, उसके लिए इन्हें प्रकृति का सबसे ऊंचा पुजारी कहा जाता है। प्रकृति का हाई प्रीस्ट जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो हु इज द हाई प्रीस्ट, हु इज द नेचर्स हाई प्रीस्ट, हु इज द नेचर्स हाई प्रीस्ट, या हु विल बी कॉल्ड द नेचर्स हाई प्रीस्ट, तो कौन कहे जाएंगे, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है वो हम क्या कहते हैं, सर प्रकृति का सबसे ऊंचा पुजारी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो स्पिरिचुअल डिवोशन थी नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर, वो बहुत अगाध थी। साथ में इन्होंने जो है वो क्रिएटर ऑफ द आइडिया दैट पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, देखो इन्होंने ही ये विचार जो है वो सबसे पहले लिया था कि पोएट्री मतलब जो है वो पोएट्री कहां से आई है ना, पोएट्री कहां से आई है। तो इन्होंने कहा कि पोएट्री, क्रिएटर ऑफ द आइडिया दैट पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन, कि पोएट्री जो है वो कहां से आई है, इमोशन से, भाव से, और वो भाव कहां से आए हैं, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विल होता है शांत करना, ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा आपका जो है वो, अगर हम खुद को शांति के भाव में रखें, अगर हम खुद को शांति के भाव में रखें तो उस भाव से जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं वहां से बनती है पोएट्री।
अब एक बात बताओ, है ना, बहुत सारे मतलब मोस्टली जो हैं वो राइटर्स ने किसी भी अच्छे वर्क को लिखते हुए खुद को एकांत में, सॉलिट्यूड में जो है वो फील करवाया है, या कहीं ना कहीं वो भावनाओं में बहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशंस उन्होंने फील किए हैं, तभी तो कुछ लिखा है, वरना वो लिख कैसे सकता है जब तक वो उसको फील नहीं कर पाएगा। तो यहां से पांचों पॉइंट याद रखना कि इन्हें 1843 से लेकर 1850 तक, यानी आपको जो है वो पोइट लिटरेट ऑफ इंग्लैंड कहा गया। ये जो है वो इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फादर कहे जाते हैं। ये उन 3 लेग पोइट्स में से एक थे, जिनमें से एक विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे जो हैं वो एस.टी. कॉलरिज और तीसरे रॉबर्ट साउदी थे। लेग पोइट्स नाम जो है वो इनका सबसे पहले आपके फ्रांसिस जेफरी, जो एक लिटरेरी क्रिटिक हैं, उन्होंने तिरस्कार की भावना से जो है वो सबमिसिव वे में इनको लेग पोइट्स कहा था। लेग जो है वो डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड का, जहां से इनका नाम लेग पोइट पड़ा। इन्हें प्रकृति का एक जो है वो हाई प्रिस्ट भी कहा जाता है, और साथ में ही इन्होंने जो है वो इमोशन से, कि भाई खुद के मन को शांत करके वहां से जो इमोशंस आए, वो जो विचार आए, जो भावनाएं आती हो, वो क्या बनाती है, पोएट्री बनाती है। इज इट? चलो, अगर इनकी की थीम्स की अगर बात करें उनकी पोएट्री में, यानी इनकी कविताओं में, पोइम्स में जो है वो मूल तौर पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा? तो मूल तौर पे इनमें जो है वो आपको नेचर दिखाई पड़ेगा। नेचर को, यानी प्रकृति को, इन्होंने जो है वो एक दिव्य शिक्षक कहा है। डिवाइन टीचर कहने का अर्थ क्या है? दिव्य शिक्षक। प्रकृति को इन्होंने जो है वो दिव्य शिक्षक कहा है और हीलर कहा है। हीलर मतलब जो घावों को भर देता है, हील कर देता है प्रकृति को, कि प्रकृति जो है वो एक दिव्य शिक्षक है या एक हीलर है। जैसे होता है ना कि कई बार हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि नहीं नहीं बस कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या कहते हैं, मतलब लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो यार, तुम जो है वो कहीं पहाड़ों में घूम आओ, है ना, तुम जाओ, तुम प्रकृति में जो है वो थोड़ा घूम आओ। तो प्रकृति आपको हील करती है। प्रकृति की जो सुंदरता है वो आपके मन को, आपके विचारों को, इन सब चीजों को क्या करती है, हील करने का काम करती है, उनमें बदलाव का काम करती है। तो वो एक दिव्य शिक्षक की तरह है, ऐसा कहने वाले जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। साथ में चाइल्डहुड और इनोसेंस को इन्होंने जो है कि बचपन, मतलब सबसे अच्छी जो बेहतर अवस्था है वो कौन सी है? बचपन की अवस्था, जहां ना तेरा ना मेरा, किसी बात की कोई परेशानी नहीं, सब कुछ जो है वो कैसा है, इनोसेंस में हो रहा है। यानी बचपन और जो है वो इनोसेंस को इन्होंने प्योर विजडम कहा, कि सबसे अच्छी बुद्धि क्या, प्योर विजडम क्या, तो उन्होंने कहा बचपन। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरा है। मेमोरी और रिफ्लेक्शन को, कि जो मेमोरी और रिफ्लेक्शन है उसको इन्होंने इनर ग्रोथ के लिए, यानी खुद की जो है वो आंतरिक ग्रोथ के लिए क्या ठहराया, इनको जो है वो जिम्मेदार ठहराया। जिम्मेदार ठहराने का मतलब क्या है कि अगर आपको इंटरनली ग्रोथ करनी है तो आपकी मेमोरी और आपका रिफ्लेक्शन पावर अच्छा होना चाहिए। इमोशन को रीजन से ऊपर रखा है, मतलब कारण, देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि इमोशन जो है वो रीजन से ऊपर है। कारण क्या है ये नहीं, इस बात का कोई जो है वो अर्थ नहीं है। भाव क्या है, भाव क्या है, ये सबसे मेन जो है वो चीज है कि किस कारण से हुआ, किस कारण से हुआ, इट डजेंट मैटर, भाव क्या था। जैसे कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ बेहतर करना चाह रहा था और जो है वो गलती से कुछ ही गलत कर दिया, अब हम जो है वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो आप ये मत देखो कि कारण क्या था, आप तो ये देखो कि भाव क्या था, क्या उसका भाव हमारे लिए अच्छाई का था या बुराई का था। उस आधार पे तो इन्होंने इमोशन को जो है वो रीजन से ऊपर बताया है, और इंडिविजुअल को, एकांत को जो है वो सिस्टम से ऊपर बताया है। साथ में स्पिरिचुअल डेप्थ जो है वो रूरल लाइफ और ऑर्डिनरी पीपल, है ना, इन्होंने अपनी लैंग्वेज भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज की है। जो अपनी पोइम्स है शुरुआती दौर में, सारी लैंग्वेज जो है वो इनकी साधारण लैंग्वेज है, ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों को वो अटैच कर सके, अपने भावनात्मक तौर पे उनको जोड़ सके। हालांकि बाद में कुछ पोइट्स ने या सॉरी क्रिटिक्स ने जो है वो इस बात की आलोचना भी की कि उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज जो है वो यूज कर ली, और या फिर मैं कहूं कि कुछ इस तरीके से बातचीत हुई कि साहब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, अब वो अपनी ही बात करते हैं, है ना। इसको लेकर एस.टी. कॉलरिज, जो सैमुअल टेलर कॉलरिज है, उनके साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट भी रहा। सारी चर्चाएं करूंगा मैं आराम से, है ना। चलो, तो ये इनकी जो है वो मेन पूरे के पूरे थीम्स जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। यानी इनके एक वर्क में, इनके काम में आपको प्रकृति दिखाई पड़ेगी, इनके काम में आपको जो है वो इनोसेंस, बचपन, मेमोरी, इनर ग्रोथ, है ना, ये सब कुछ जो है वो दिखाई पड़ेंगे। इन्होंने बहुत प्यारी बात कही है कि भैया इमोशन जो है वो ज्यादा जरूरी है, भाव ज्यादा जरूरी है, कारण ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर बात करते हैं इनके मेजर लाइफ इवेंट के बारे में। तो 1791 से 1792 जो है वो 2 साल इन्होंने ये कहां रहे, जो है वो रिवोल्यूशनरी फ्रांस में रहे, यानी जिस समय फ्रांस की क्रांति चल रही थी उस समय ये फ्रांस में रहे।
साथ में 1798, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट, है ना। अगर मैं पूरे विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर एक जगह कंसाइज करना चाहूं जिसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाना चाहिए, तो वो है 1798, जिसमें उन्होंने पब्लिश किया लिरिकल बैलेड्स विद कॉलेज। लिरिकल बैलेड्स जो है वो एक कलेक्शन है, एक कलेक्शन है, और इस कलेक्शन को पब्लिश किया गया 1798 में, 1798 में। उसके बाद में इसके जो है वो चार जो है वो क्या हुए, वर्जन आए। मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, एक एक वर्जन को लेकर चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात, लिरिकल बैलेड्स जो है वो कब पब्लिश हुआ, 1798 में पब्लिश हुआ। क्यों ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर यहीं से जो है वो रोमांटिसिज्म यानी रोमांटिकवाद की जो है वो जन्म बताया जाता है। इस वर्क से जो है वो इस बारे में पता चलता है। किस किसने लिखा, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और साथ में जो है वो इनके को ऑथर जो है वो एस.टी. कॉलरिज थे। दोनों का नाम आएगा, अकेले का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में 1805 में इनके जो भाई हैं जॉन, उनकी जो है वो मृत्यु हो गई, और उसकी वजह से ये काफी ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब रहे। 1813 में इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि यही रेडल माउंट में ही तो इनकी मृत्यु हुई थी, रेडल माउंट में ही तो 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रेडल माउंट जो है वो वहां परमानेंटली ये चले गए, है ना, वहां ये परमानेंटली चले गए, और आपका 1850 में इनकी मृत्यु हो गई। द प्रिल्यूड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। द प्रिल्यूड जो इन्होंने लिखा वो पोस्थोमसली जो है वो चर्चा में आया, पब्लिश हुआ। यानी पोस्थोमसली कहने का अर्थ है मरणोपरांत, है ना, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद पोस्थोमसली। पोस्थोमस चाइल्ड होता है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है वो बच्चा जन्मता है, उसको पोस्थोमस चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्या बातें याद रखनी है सर हमें, यहां सबसे इंपॉर्टेंट तो दो बातें, एक 1850 में इनकी मृत्यु, और उसके बाद में पोस्थोमसली जो है वो द प्रेल्यूड पब्लिश हुआ। इसके अलावा लिरिकल बैलेड्स जो है वो एक कलेक्शन आया 1798 में, इसी को जो है वो बर्थ ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। इट वाज अ कलेक्शन, है ना, टिंटन एबे जो है वो इसी का एक पार्ट था, और ये एस.टी. कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ में इसको जो है वो पब्लिश किया गया। अगर इनके कंटेम्प्रेरीज की बात करें कि सर जिस समय पे इनका काल चल रहा था, इन काल चलने का मतलब क्या है कि जब ये जीवित थे और ये अपने वर्क लिख रहे थे 1770 से 1850, है ना, ये इनका जो है वो आपका बर्थ और डेथ का ईयर है। तो 1770 से 1850 में जिस समय रोमांटिकवाद चल रहा था, तो और कौन कौन जो है वो इनके कंटेम्प्रेरीज या कोलैबोरेटर्स थे जिन्होंने इनका साथ दिया, या वो इनके समकालिक थे, है ना। कंटेम्प्रेरीज होते हैं समकालीन, यानी सेम टाइम पे, सेम, ये बहुत बार वोकैब में वर्ड पूछ ले जाता है, समकालीन, सेम टाइम पे काम करने वाले, समकालीन, ठीक है। अब सुनो, एक तो एस.टी. कॉलरिज हैं, एस.टी. कॉलरिज इनके क्लोज फ्रेंड हैं और को ऑथर हैं। इन्होंने ही लिरिकल बैलेड्स में जो है जो 1798 में आई उसमें ये को ऑथर थे, है ना, ये क्या थे, को ऑथर थे। इनका पूरा नाम एस.टी. यानी सैमुअल टेलर जो है वो कॉलरिज है, ठीक है। रॉबर्ट साउदी की अगर बात करें तो रॉबर्ट साउदी और आपका एस.टी. कॉलरिज, और तीसरे आपके कौन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ। इन तीनों को जो है वो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस जेफरी जो है वो उन्होंने नाम दिया था लैक पॉइंट्स। क्या नाम दिया था, लैक पॉइंट्स। तो दो नाम तो यहां दिखाई पड़ रहे हैं, तीसरा नाम इनका कौन सा है, रॉबर्ट साउदी, जो इनके लैक पॉइंट्स में शामिल थे। अगर उसी जो है वो रोमांटिकवाद की मैं बात करूं, यानी आपका 1798 से लेकर 1837 के बीच में जो और फेमस पोइट थे जो रोमांटिकवाद के लिए जाने गए, उनमें से कौन थे, लॉर्ड बायरन थे, पीबी सेले, आपका पर्सी बिशे सेले, और जॉन कीट्स। ये तीनों के तीनों जो हैं वो उस समय पे सबसे ज्यादा फेमस थे। जॉन कीट्स तो बहुत प्यारे हैं भैया, है ना, मतलब प्यारे तो सभी हैं सर। एसेइस्ट जो है वो एक एसेइस्ट थे जिन्होंने एसेज लिखे, जिन्होंने प्रोज लिखा, और वो थे आपके थॉमस डी क्विंसी, है ना, थॉमस डी क्विंसी जो इनके समकालीन वर्क कर रहे थे। और वहीं पर नॉवेलिस्ट थे, एक नॉवेलिस्ट थे नहीं, नॉवेलिस्ट थी जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन जिनका सबसे फेमस वर्क द प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो रखा जाता है। तो जेन ऑस्टिन भी सेम पीरियड में ही जो है वो वर्क कर रही थी, लेकिन ये डिफरेंट फोकस थी, यानी जो है वो ये नॉवेल वगैरह पे फोकस थी, ये पोइट नहीं थी, मतलब मूल तौर पे पोइट जो है वो नहीं है। डन। तो कंटेम्प्रेरीज में ये बातें आपको याद रखनी है। एस.टी. कॉलरिज जो क्लोज फ्रेंड और को ऑथर थे, रॉबर्ट साउदी इनकी लैक पोइट में से शामिल एक व्यक्ति हैं। आपके रोमांटिकवाद के जो है वो बाकी अगर राइटर्स की बात की जाए, बाकी पोइट्स की बात की जाए, तो लॉर्ड बायरन, पीबी सेले और आपके जॉन कीट्स हुए,
इनकी जो स्टाइल थी और लिटरेरी फिलोसफी जो थी कि सर लिखना कैसे है ना। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इन्होंने जो भी वर्क लिखा तो उसमें मूल तौर पे इन्होंने प्रीफर की सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज, यानी जो है वो बिल्कुल साधारण और हर दिन काम में आने वाली भाषा का जो है वो प्रयोग किया। बहुत ज्यादा जो है वो इन्होंने उसको मतलब लाइक ही डजंट वांट टू मेक इट फिगरेटिव, उसको जो है वो अलंकृत बनाने का प्रयास नहीं किया, उसको सिंपल लैंग्वेज में, ताकि लोग जो है वो उन इमोशन से कनेक्ट कर पाए, उन इमोशन से कनेक्ट कर पाए। तो ओवर ऑर्नेट क्लासिकल डिक्शन है ना, ऑर्नेट क्लासिकल डिक्शन की बजाय जो है वो आपका किसके ऊपर जो है वो फोकस किया, एवरीडे लैंग्वेज पे, सिंपल लैंग्वेज पे फोकस किया। तो आपको इतना याद रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो राइटिंग लैंग्वेज थी, राइटिंग स्टाइल थी, वो सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज थी। पोएट्री शुड एक्सप्रेस नेचुरल इमोशन, इन्होंने कहा कि पोएट्री जो है वो नेचुरल इमोशंस को दिखाती हुई, ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ, और जो है वो निजी या फिर जो है वो वास्तविक जीवन से प्रेरित होनी चाहिए। ऑफन यूज ब्लैंक वर्स, इन्होंने जो है वो ब्लैंक वर्स भी यूज किया, यानी एक सिस्टमेटिक जो है वो, अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में, तो ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स होता है, जिसमें फ्री वर्स की अगर बात करें तो उसमें राइम और मीटर दोनों ही नहीं होते हैं। तो ब्लैंक वर्स में इन्होंने लिखा, साथ में जो है वो फोकस थे ये सॉलिट्यूड पे, जो मैंने आपको कहा था एकांत, क्योंकि इमोशन कब आएंगे भाई, इमोशन कब आएंगे जब आप एकांत की बात करोगे, सॉलिट्यूड की बात करोगे, मेमोरी, ठीक है, यादें, या आपका माइस्टिकल यूनिटी जो है वो नेचर से, मतलब नेचर, इमोशन और आपका इमेजिनेशन, तीनों बातें जो है वो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही हो। उसके ठीक बाद में चलते हैं सर और क्या खास बात है इनके अंदर। तो अब इनकी खास बातों में से सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका जो है वो टिंटन एबे। मेजर अगर वर्क्स की बात करें तो क्रोनोलॉजिकली इनको समझ लेते हैं, मतलब क्रोनोलॉजिकल वो ऑर्डर है जो समय के साथ में जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे 1793 में इनका जो वर्क आया एन इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस थे, ये इनका अर्ली पोएटिक एक्सपेरिमेंट था, हालांकि बहुत ज्यादा फेमस नहीं रहा। फिर बात आती है 1798 की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बार बार चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करेंगे, यूजीसी नेट से लेकर जो है वो किसी भी टेट एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। 1798 लिरिकल बैलेड्स एक कलेक्शन है, ठीक है, ये लैंडमार्क है या बर्थ है, लैंडमार्क या बर्थ ऑफ रोमांटिसिज्म कही जाती है, और इसकी का एक भाग जो है वो पार्ट आपका कौन सा है, टिंटन एबे है। टिंटन एबे के नाम से भी इसको जाना जाता है, टिंटन एबे, ठीक है। इसका फर्स्ट एडिशन आया 1798 में, इसमें जो है वो देखो, पहला एडिशन आया 1798 में, दूसरा एडिशन आया 1800 में, तीसरा इसका एडिशन आया 1802 में, और चौथा इसका एडिशन आया 1805 में। इस तरीके से 4 एडिशन आए इसके, इस तरीके से 4 इसके जो है वो एडिशन आए, 1798, 1800, 1802 और 1805। क्या क्या इनमें चेंजेस थे, ये बहुत डेप्थ है, और ये जब बहुत डेप्थ अगर मान लो एग्जामिनर का ऐसे मन हो जाता है ना कि चलो पूछता हूं कुछ तो अलग पूछता हूं, तो फिर वो यहां से इजीली पूछ सकता है। जैसे इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहला एडिशन था, हालांकि मैं आपको बता दूं कि लिरिकल बैलेड्स में जो रोमांटिक वाद की शुरुआत कही जाती है, वहां मैक्सिमम जो वर्क्स थे, मैक्सिमम इन कलेक्शन में मैक्सिमम जो पोइम्स थी, ये जो वर्क्स थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के थे। कुछ ही जो है वो पार्ट किसके थे, एस.टी. कॉलरिज के थे, लेकिन जाहिर सी बात है लिखे हैं तो को ऑथर के नाम पे उनको भी पूरा क्रेडिट जो है वो दिया गया। अगर पहले एडिशन की बात करें 1798, तो याद रहिए कि ये इसमें सबसे मेन बात तो क्या है कि 1798 का जो एडिशन आया था उसमें जो प्रीफेस है, जो प्रस्तावना है वो नहीं ली गई थी, यानी इस एडिशन में इस कलेक्शन की प्रस्तावना जो है वो नहीं लिखी गई थी। इसमें टोटल 23 पोइम थी, टोटल जो है वो 23 पोइम थी, जिनमें से 19 लिखी विलियम वर्ड्सवर्थ ने और 4 लिखी एस.टी. कॉलरिज ने। टोटल 23, 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 कॉलरिज की। और इनमें जो सबसे फेमस पोइम थी, ये बात 100% याद रखना कि फर्स्ट एडिशन की सबसे फेमस पोइम जो है वो कॉलरिज की थी, एस.टी. कॉलरिज की थी, जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है वो इसका नाम है, एस.टी. कॉलरिज की जो है वो पोइम इन 23 में से सबसे फेमस रही, इन 23 में से सबसे फेमस रही। पर्पस क्या था, मतलब इस फर्स्ट एडिशन का पर्पस था टू प्रेजेंट पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, है ना, कॉमन लैंग्वेज यूज की, और कॉमन पीपल में इन्होंने बार बार कहा कि भैया बातचीत होनी चाहिए जो है वो
रियल लाइफ से रिलेटेड। तो कॉमन पीपल को टारगेट करते हुए कॉमन पीपल की जो है वो पोइट्री इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, साधारण लोगों की भाषा में इन्होंने पोइट्री लिखी। ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ एंड डीप फीलिंग, जो कहां से ली गई, मतलब साधारण जीवन से और बिल्कुल डेप्थ फीलिंग से जो है वो इसको लिया गया। और इसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें प्रीफेस जो है वो नहीं दी गई थी, यानी प्रस्तावना जो है वो अटैच्ड नहीं थी। प्रेम्बल जो है वो इसकी नहीं लिखी गई थी इसमें, इज इट? तो एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे पहला एडिशन लिरिकल बैलेट्स, जो टिंटन एबे जो इसका पार्ट है ना। इस कलेक्शन की अगर बात की जाए तो इस कलेक्शन को 1798 में पब्लिश किया गया। पहला पब्लिकेशन जो है वो 23 पोइम से रिलेटेड था, जिसमें से 19 जो है वो वर्ड्सवर्थ की और 4 एस.टी. कोलरिज की थी। इसमें से सबसे फेमस जो पोइम रही वो रही द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो एस.टी. कोलरिज की है। और इसके अलावा इसमें खास बात क्या थी कि सर इसमें प्रीफेस ऐड नहीं की गई थी। फिर जैसा आपको मैंने बताया कि 1800 में, यानी 2 साल बाद में जो है वो इसमें और पोएम्स को ऐड किया गया और इसका सेकंड एडिशन आया। सेकंड एडिशन के टाइम पे पोएम्स की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है वो इसके लिए गए। सेकंड एडिशन जो 2 साल बाद में 1800 में जो है वो जब ये पब्लिश हुआ तो इसका फॉर्मेट था एक्सपेंडेड टू 2 वॉल्यूम्स, यानी 2 वॉल्यूम जो है वो इसके बना दिए, 2 भाग जो है वो इसके बना दिए, भाग फर्स्ट और भाग जो है वो सेकंड। ठीक है, एक ही जो है वो कलेक्शन के 2 भाग वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बना दिए। अब इसमें क्या ऐसा खास था सर, ये 1800 वाला एडिशन ऐसा क्यों जो है वो जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और वो क्या था? New editions, many new poems by William Wordsworth, including Michael, the Brothers, the Two April Mornings और लूशी पोइम्स जो है, ये लूशी पोइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से भी चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। लूशी पोइम्स जो है वो उसमें ऐड की गई। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें और बहुत सारी पोइम जो है वो ऐड की गई। और इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो इसका क्या था, मतलब मूल बात इसके लिए कि सर 1800 का एडिशन जो है वो 1800 ईस्वी में जो एडिशन आया वो क्यों जाना जाता है लिरिकल बैलेड का, तो वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें पहली झलक जो है वो वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस की पड़ी है ना। पहली झलक जो है वो वर्ड्सवर्थ की जो प्रस्तावना है, वर्ड्सवर्थ की जो प्रस्तावना है उसकी पहली झलक 1800 वाले जो है वो एडिशन में पड़ी। 1798 वाले एडिशन में प्रीफेस नहीं थी। फिर ऐड कब की गई? 1800 वाले में प्रीफेस यानी प्रस्तावना ऐड की गई, लेइंग आउट हिज पोएटिक थ्योरी, और जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे उनकी जो पोएटिक थ्योरी है, मतलब कैसे वो जो है वो इस थ्योरी को फॉलो करते हैं। पोएट्री को उन्होंने स्पॉन्टियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग कहा। पोएट्री को जो है वो उन्होंने क्या कहा? पोएट्री को उन्होंने क्या कहा? काव्य को उन्होंने क्या कहा? काव्य को उन्होंने स्पॉन्टियस ओवरफ्लो, है ना, कि भाई ऑफ पावरफुल फीलिंग्स की पोएट्री कब आती है, मतलब मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं कि काव्य कब होता है ना, रचनाएं कब होती है कि साहब जब मन जो है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो जाए पावरफुल फीलिंग्स में, यानी व्यक्ति के अंदर इमोशंस, भावनाएं जो हैं वो कूट कूट के किसी चीज के लिए भर ली जाए, तो फिर उससे जो शब्द मतलब जो है वो व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पोएट्री कहा जाता है। मतलब वो शब्दों को जो उकेरना है, शब्दों को जो लिखने की कला है, वो पोएट्री है, वो काव्य है। कुछ इस प्रकार से इन्होंने जो है वो प्रयास किया, और इसमें इंपॉर्टेंस है इमोशन का, मेमोरी का और सिंप्लिसिटी का। फिर एक एडिशन आया 1802 में, 2 एडिशन कंप्लीट है। पहले एडिशन में प्रीफेस नहीं थी, दूसरे में प्रीफेस थी। 23 याद रखना, 19/4, 19 वर्ड्सवर्थ की, फिर कोलरिज की। द राइम ऑफ एंशिएंट जो है वो मैरिनर जो है वो किसकी थी? एस.टी. कोलरिज की थी, जो उस टाइम की सबसे फेमस पोएम थी, मतलब उस एडिशन की सबसे फेमस पोएम थी। फिर 1802 में क्या हुआ सर? जो होना था प्रीफेस तो ऐड हो गई, जो भी प्रीफेस ऐड होनी थी हो गई। फिर 1802 में तीसरा एडिशन आया, और उस एडिशन में प्रीफेस को थोड़ा रिवाइज किया, प्रीफेस को रिवाइज किया, प्रस्तावना को रिवाइज किया, और एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, है ना, आपका ए डीपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइट्स रोल, पोइट का जो रोल है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है वो इस वर्क में क्या रोल है, इसको थोड़ा और डीप किया गया, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म पोइटिक डिक्शन, यहां एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। पोइटिक डिक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया, पोइटिक डिक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया, और आर्गुमेंट किए गए इसके खिलाफ। पोइटिक डिक्शन क्या है, इसको लेकर जो है वो चर्चा की गई। ठीक है, मतलब अरे
काव्य रचना जो है वो क्या है, काव्य लिखा कैसे जाता है, उसको लेकर जो है वो इस पे मेन बातचीत की गई। डिस्कशन ऑन व्हाट मेक्स पोएटिक लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज, इस बात पे इस जो है वो एडिशन में डिस्कस किया गया कि ये प्रोज से पोएटिक लैंग्वेज अलग क्यों है। भैया ऐसे लिखना अलग है और जाहिर सी बात है पोएट्री लिखना अलग है। अरे यहीं से तो शुरुआत हुई है रोमांटिकवाद की, तो ये तो आएगा ना कि अरे भैया तुम तो ऐसे लिख रहे हो, तुम तो सीधी लाइन छाप देते हो, तुम्हें कहां दिक्कत है। दिक्कत तो हम जैसों को है जो क्या करते हैं, कागर में सागर भरते हैं, कम शब्दों में बहुत कुछ समझाते हैं। 4 लाइन लिखेंगे लेकिन 40 चीजें उसमें अटैच करेंगे, तो वो जो पोएटिक डिक्शन है उसको लेकर चर्चा इसमें हुई। मोर पॉलिश्ड, उसको थोड़ा और पॉलिश किया गया और फिलोसॉफिकल बनाया गया आपका जो है वो, बजाय किसके 1800 ईस्वी वाले वर्जन के। 3 वर्जन में आपको बता चुका हूं। सेकंड में प्रीफेस ऐड हुई थी, थर्ड में प्रीफेस को थोड़ा रिवाइज किया गया। खास बात इसकी ये थी कि इसमें पोएटिक डिक्शन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया है मैंने, पोएटिक डिक्शन को जो है वो यूज किया गया। फिर चलो भैया, फोर्थ एडिशन जो है वो 1805 में आया। फोर्थ एडिशन कब आया? 1805 में आया। और ये चौथा जो एडिशन है 1805 वाला, स्लाइट रिविजन्स इन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, जिसमें थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर और स्टाइल में कुछ रिवीजन किए गए, माइनर एडिटोरियल चेंजेस किए गए और रीइंफोर्स किया गया वर्ड्सवर्थ के इन्वॉल्विंग आइडियाज को, जो मॉरलिटी और रिलीजन को बताते हैं ना। ये मतलब मेन छोटी मोटे चेंजेस करके 1805 में एक और एडिशन दिया गया। तो अब 1798, 1800, 1802 और 1805, ठीक है, 4 एडिशन आ गए। पहला एडिशन 23, 19 + 4 और आपका कोलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट जो है वो मैरिनर, ये सबसे फेमस थी। उसके बाद में जो है वो 1800 में अच्छा इसमें प्रीफेस नहीं थी, इसमें जो है वो प्रीफेस नहीं थी। 1800 वाली में क्या ऐड किया गया? प्रीफेस ऐड की गई। फिर इसमें जो है वो पोएटिक डिक्शन की बात की गई। खास खास बातें लिखवा रहा हूं सिर्फ अलग से, मतलब दोबारा एक बार रिपीट करवा रहा हूं। पोएटिक डिक्शन की जो है वो बातचीत की गई और 1805 में ऐसा कुछ खास नहीं था। इसमें एक खासियत और थी कि इसमें जो है वो 2 वॉल्यूम आए, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम आपका जो है वो सेकंड में इसको रखा गया। इज इट? चलो, बाद में कुछ और कंसोलिडेटेड एडिशंस के माध्यम से अगर मैं बात करूं 1815 तक जाते जाते जो है वो वर्ड्सवर्थ ने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था अपनी पोइम्स को थीम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? थीम के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, बजाय जो है वो ओरिजिनल कलेक्शन की। जैसे पोइम्स ऑफ चाइल्डहुड, पोइम्स ऑफ इमेजिनेशन, पोइम्स ऑफ नेचर, इस प्रकार से थीम के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज करना चालू कर दिया बजाय कलेक्शन के। ठीक है, तो ये इनकी खास बातचीत थी इनके वर्क्स को लेकर। अब कुछ वर्क्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें मैं सिंपली जो है वो टच करूंगा उन चीजों को जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनको एक जगह किया है ताकि आपको थोड़ी बहुत चीजें इसमें से जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो 100% पता होना चाहिए। देखो 1798 में लिरिकल बैलेड आया, 1800 में इसको जो है वो एक्सपेंड किया गया और साथ में फिलोसॉफिकल आपका प्रीफेस दी गई। तो ये तो मैंने आपको याद करवा दिया है, फिलोसॉफिकल प्रीफेस दिया गया और आपका 2 एडिशन में 1800 में इसको लिया गया। फिर 1802 में, ठीक है, 1802 में इसमें जो है वो क्या किया गया? ल्यूशी पोइम्स को ऐड किया गया, जो सीरीज है 5 टेंडर पोइम्स की, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको बताया था कि ल्यूशी पोइम्स जो है वो एक सीरीज है ना, एक सीरीज है, जो है वो 5 टेंडर पोइम्स की एक सीरीज है, जिसको क्या कहा जाता है? ल्यूशी पोइम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूशी पोइम्स कहा जाता है। A slumber did my spirit seal by विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। एनसीईआरटी में एक जो है वो पोइम चलती है, A slumber did my spirit seal by विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अगर उसको लेकर आप चर्चा करोगे तो वहां भी आपको जो है वो ल्यूशी का वर्णन मिल जाएगा, है ना। इनकी एक प्रेमिका को लेकर जो है वो उसमें चर्चा की गई है, इमेजिनेटिव है, तो उसको लेकर अपन अलग से चर्चा करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर इनकी एक जो है वो एक सोनेट है, कैरोलिन, है ना। सोनेट है किसके लिए? टू कैरोलिन, कैरोलिन के लिए, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये लिखी गई आपकी 1802 में। अब कैरोलिन कौन थी? कैरोलिन इनकी जो है वो दूसरी पत्नी से, जो फ्रेंच में इनकी जो पत्नी थी उससे जो है वो प्राप्त हुई बेटी का नाम था कैरोलिन। मैंने शुरुआत में बताया था आपको, हर चीज को इंटरलिंक्ड करना सीख जाओ कि हाँ अच्छा ये वो है। डॉर्थी कौन थी? तो डॉर्थी उनकी सिस्टर थी और उन्होंने जो है वो उन्हीं के वर्क से इन्फ्लुएंस बताया जाता है। फिर इसके अलावा आपका लंदन 1802, ऑल्सो नोन एज सोनेट ऑन मिल्टन, है ना। मिल्टन पर उन्होंने एक सोनेट जो है वो आपका लंदन 1802 लिखी और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इसके अलावा 1807 में पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जिसमें से डैफोडिल्स
आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसका जो है वो सही नाम है और इसे दूसरे तौर पे जो है वो डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनके खास वर्क्स में से हैं और ये फेमस लाइन भी है। विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस लाइन्स में से एक है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लोनली एज अ क्लाउड। तो इनका एक वॉल्यूम आया डैफोडिल्स और टू इंटिमेशंस ऑफ इमोरलिटी, ये सब जो है वो 1807 के हैं। फिर आपका 1814 में एक्सक्रीजन आया, फिलोसॉफिकल एपिक है ब्लैंक वर्स में, ठीक है। 1820 में रिवर डबन जो है वो सोनेट है सेलिब्रेटिंग लेकलैंड सीनरी। 1835 में येरो जो है वो रिविजिटेड है। आपका मेच्योर रिफ्लेक्शन ऑन पोइट्री एंड प्लेस, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा आपको क्या क्या याद करना है। फिर आपका 1850 में द प्रिल्यूड है, पोस्थमस ऑटोबायोग्राफिकल मास्टरपीस है। अब देखो, और टोटल पॉइंट्स इनकी जो है वो लगभग 387 से ऊपर रही, कवरिंग जिन्होंने नेचर को, शॉल को, मेमोरी को, लॉस को और ब्यूटी को कवर किया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से ना कि सर इनमें से क्या खास बात है जो हमें याद रखनी है। 1802 1805 तक तो हम पहुंच चुके हैं। 1802 में मैंने एक ल्यूशी पोइम्स का जिक्र किया है, जो इनकी सीरीज ऑफ 5 टेंडर पोइम्स है। इनकी एक पोइम का मैंने जिक्र किया आपका, जो एक एनसीईआरटी में एक पोइम चलती है, द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। उसमें ये एक कैरेक्टर का भी यूज करते हैं, ल्यूशी, ठीक है। फिर इसके बारे में डेप्थ की बातचीत छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो कि ल्यूशी पोएम्स जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। इट्स अ सीरीज ऑफ 5 टेंडर पोएम्स, एक तो ये याद रख लेना है ना। चलो उसके बाद में आ जाओ फटाफट से। इन्होंने एक सोनेट, द सोनेट टू कैरोलिन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वाज रिटन इन 1802, 1802 में ही एक सोनेट लिखी टू कैरोलिन, कैरोल है ना, किस नाम से, टू कैरोलिन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ना। सोनेट होती है 14 लाइन की एक पोइम, 14 लाइन की एक पोइम, जिसमें यूजुअली जो है वो एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट यानी 8 और 6 का जो है वो एक पैटर्न देखने को मिलता है ना। चलो उसके बाद में अगर हम बात करें सर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका लंदन 1802, ऑल्सो नोन एज सोनेट ऑन मिल्टन, जिसको किस नाम से जानते हैं, सोनेट ऑन मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। इसको भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा याद रखना। फिर नंबर आ जाता है सीधा सीधा आपका जो है वो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, डैफोडिल्स वगैरह, ये तो हम पढ़ेंगे, इसको तो पूरा डेप्थ में पढ़ना अपन को। इसके अलावा अगर बात करें फिलोसॉफिकल एपिक, इन्होंने जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखा है। ये कहीं ना कहीं जो है वो बहुत डेप्थ एग्जामिनेशन, जैसे अगर हम बात करें कि कई बार जो है वो डेप्थ की तरफ जब राइटर जाता है, मतलब सॉरी एग्जामिनर जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पूछने का प्रयास कर सकता है। बाकी एक बार देख लेना इसको। और फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैं पहले ही कह चुका था, 1850 के बाद में इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल मास्टरपीस आया पोस्थमस, यानी इनकी मृत्यु के बाद में, जिसका नाम था द प्रिल्यूड, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो 1845 में, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो इनके कंटेम्परेरी है, रोमांटिक एरा के ही एक साथी हैं, द लॉस्ट लीडर है ना, इनका एक पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की 1845 में एक पोइम है द लॉस्ट लीडर। उसमें जो है इज अ पैशनेट एंड स्कैथिंग पॉलिटिकल अटैक ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। वो एक पैशनेट अटैक दिखाई पड़ता है और एक जो है वो पॉलिटिकल अटैक दिखाई पड़ता है, किसके ऊपर, विलियम वर्ड्सवर्थ पर। यानी एक पोइम है आपकी कौन सा, द लॉस्ट लीडर। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे याद भी होने में जो है वो संभावना ज्यादा है। लॉस्ट लीडर खोया है, इसका मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है थोड़ा याद रखने में आसानी हो जाएगी। लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1845 में। तो वो इन पर जो है वो आपको क्या दिखाई पड़ता है, एक अटैक, पर्सनल अटैक दिखाई पड़ता है। whom Browning once admired but came to view as a traitor of liberal ideas। पर्सी बिशे सेले, पीबी सेले जिनको अपन कहते हैं, ये भी इनके कंटेम्परेरी है, एक साथी हैं जिन्होंने, ये अच्छा है ये ध्यान रखना, who refer a moral यूंज टू वर्ड्सवर्थ। मॉरल यूंज जो है वो किसको कहा, यूंज किन्नर को कहा जाता है भाई। यूंज किसको कहा जाता है, किन्नर को कहा जाता है कि एक मॉरल किन्नर जो है वो किसने कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूंज जो है वो किसने कहा, तो पीबी शेले, पर्सी बिशे सेले ने इन्हें कोट किया मॉरल यूंज। दो नॉट इनटू वर्ड्सवर्थ, दो यद्यपि नॉट इनटू वर्ड्सवर्थ 1816 में है ना, ये पूरा का पूरा मॉरल यूंज दो नॉट इनटू वर्ड्सवर्थ 1816 है ना। मैं सिर्फ उस टर्म को बता रहा था, मॉरल यूंज से याद रह जाएगा कि मॉरल यूंज जो है वो किसने कहा है, पीबी सेले, पर्सी बिशे सेले ने कहा। द फ्रेज अपीयर्स इन हिज सैटिरिकल पोएम,
सटायर, तंज कसती हुई, मतलब इनकी जो है वो पर्सी बिशे शैले की जो सैट्रिकल पोइम है पीटर बेल, ठीक है, पीटर बेल द थर्ड जो 1819 में आई है, उसमें ये प्रयास किया गया है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है। वेयर शेले क्रिटिक्स वर्ड्सवर्थ प्रिजीव्ड अबेंडनमेंट ऑफ हिज अर्लियर रेडिकल आइडियाज, यहां पे इन्होंने जो है वो क्या कहा है, मॉरल यूंज कहा है, दो नॉट इनटू वर्ड्सवर्थ, ठीक है। चलो, इंपैक्ट और लेगेसी की अगर बात करें तो इंपैक्ट तो सिंपल सी बात है कि सर रोमांटिक पोइट्री पे इनका एक पायनियर जो है वो इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, मतलब लीडिंग, हर एक वर्ड देख लिया करो आप, ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या लिखा है, क्यों लिखा है। लीडिंग जो है वो इन्होंने लीड किया था किसको, रोमांटिक पोइट्री को, साथ में इंस्पायरिंग है काउंटलेस पोइट्स, इनसे रिवाइज्ड इंटरेस्ट इन नेचर राइटिंग, इको लिटरेचर और स्पिरिचुअल पोइट्री। हिज लेक डिस्ट्रिक्ट होम्स बिकेम सिंबल्स ऑफ पोएटिक पिलग्रिमेज, है ना। देखो इनके जो लेक डिस्ट्रिक्ट है, उस मैंने बताया था ना आपको किसके बारे में, फ्रांसिस जेफरी के बारे में, जिन्होंने एक तंज कसा था, एक जो है वो सबमिसिव वे में, एक तिरस्कारपूर्ण भावना से इनको लेक कवि कहा था। लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस तरीके से उनका जो घर है वो कैसा बन गया, सिंबल बन गया पोएटिक पिलग्रिमेज, मतलब जो पोएटिक धार्मिक जो है वो प्लेस बन गया एक तरीके से बाद में, है ना। बाद में उसी को जिसको उन्होंने शुरुआती दौर में तंज कसते हुए कहा था। आइडियाज ऑफ इमेजिनेशन, रिफ्लेक्शन और नेचर एज गाइड लिव, ये तो सिंपल सी बातचीत है। अब आ जाते हैं इनकी खास एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक दो खास बचे हुए पॉइंट्स पे, जिनमें से मोस्ट फेमस लाइंस मैं आपको बता चुका हूं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, that is taken by William Wordsworth poem that is called also called daffodils, या फिर मैं इसके दोनों ही नाम है, मूल नाम इसका I wondered lonely as a cloud है, जिसे daffodils के नाम से भी जानते हैं, और ये नेचर और आपका सॉलिट्यूड को जो है वो दिखाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, याद रखना। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि ये लाइन कहां से ली हुई है, ये लाइन किसकी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। रिनोड स्टेटस की अगर बात करें तो उन्हें ग्लोबली जो है वो एक कोर फिगर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में इनको पढ़ाया जाता है, साथ में जो है वो रिवोल्यूशनरी पोएटिक वॉइस ऑफ इस टाइम कहा जाता है, और कंटिन्यूसली इंस्पायर करते हैं रीडर्स को अपनी थीम जो नेचर, मेमोरी और आपका इनर पीस है। साथ में अगर बात करें इनके बारे में क्रिटिकल रिसेप्शन की, कि सर इन पे कोई जो है वो क्रिटिकल रिसेप्शन इनको प्राप्त हुआ क्या, क्या किसी ने इन पे जो है वो टिप्पणी की क्या इस बात को लेकर, तो क्रिटिकल रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूं, रिसेप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो उनमें खास बात ये है कि इनके बारे में कुछ खास बातचीत में से some early critics found his poems too plain और lacking imagination। सुनना, जो मैंने आपको बीच में जब मैं ये कह रहा था कि इनकी जो लैंग्वेज है वो कॉमन लैंग्वेज है, एवरीडे लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, तो इसी बात को कुछ जो आलोचक हैं उन्होंने क्रिटिकली भाव से जो है वो उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इनकी पोइम्स में बहुत ज्यादा सिंपल और आपका इमेजिनेशन की भावना जो है वो उसमें कम दिखाई पड़ती, लैक ऑफ इमेजिनेशन दिखाई पड़ता है। इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा सिंपल है और लैक ऑफ इमेजिनेशन इसमें दिखाई पड़ता है, स्पेशली ड्यू टू हिज यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज एंड रस्टिक थीम्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉमन लैंग्वेज यूज की थी, इसलिए उनकी आलोचना हुई। उसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड बायरन इन्होंने ही इनको जो है वो इनके ऊपर जो है वो टिप्पणी की थी। इन्होंने जो है वो अगर बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड बायरन की, While Wordsworth focused on nature and introspection, जहां वर्ड्सवर्थ का जो है वो फोकस किस पे था, विलियम वर्ड्सवर्थ का फोकस जो है वो प्रकृति और इंट्रोस्पेक्शन था आपका। देखो इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इंट्रो मतलब अंदर और स्पेक्ट का अर्थ होता है आपका देखना, स्पेक्ट का अर्थ क्या होता है देखना, स्पेक्टिकुलेट सुना होगा ना आपने, अरे ऐसे देखो इसको, एक होता है इंट्रोस्पेक्शन अंदर झांकना, एक होता है रेट्रोस्पेक्शन पुरानी यादों को याद करना, है ना, रेट्रो मतलब पुराने जमाने में चले जाना, तो स्मृतियों को याद करना। एक होता है इंट्रो, एक होता है एक जो है वो आपका मतलब बाहरी चीजों को देखना। तो ये बेसिक बातचीत है, इंट्रोस्पेक्शन। बायरन क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर बीइंग डल एंड इगोइस्टिक। बायरन ने इनको जो है वो किस तरीके से क्रिटिसाइज किया, इनको जो है वो डल, मूर्ख और जो है वो ईगोइस्ट कहा कि भैया तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, ईगो है, पड़ोसी से थोड़ा बहुत तो जो है वो जल ही लेता है। तो यूजुअली है ना, ये मजाक की बात थी, इनको जो है वो क्या कहा गया, अच्छा ये रहा, ठीक है। देखिए
रॉबर्ट अगर बात करें किसके बारे में, किसी लॉर्ड बायरन की अगर बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ के कंटेम्परेरी थे लॉर्ड बायरन, जो रोमांटिक एरा के ही एक फेमस जो हैं वो पोएट हैं। उन्होंने इन्हें जो है वो डल और इगोइस्ट कहा, जबकि इनका मूल फोकस जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का किसमें था, इंट्रोस्पेक्शन में था, और आपका साथ साथ में जो है वो नेचर में था। Despite criticism, his preface of lyrical ballads is now seen as a literary manifesto that reshaped poetry. सुनो मेरी बात को, that is the most important thing. भले ही लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया हो, भले ही लोगों ने जो है वो लॉर्ड बायरन ने या बाकी बहुत सारे राइटर्स ने इनको क्रिटिसाइज किया हो, आलोचना की हो, लेकिन इनका जो हिज प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स जो 1798 में आई, उसकी जो प्रीफेस है आई 1798 में, वो सही बोला मैंने, लेकिन मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि पहले में तो प्रीफेस थी ही नहीं। प्रीफेस किस वाले में आई सर, उससे अगले वाले में, यानी 1800 वाले में। तो जो प्रीफेस आई, वो प्रीफेस को लिटरेरी मैनिफेस्टो कहा गया, साहित्यिक मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जानते हो ना, जैसे मान लो कई बार पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम अगर जो है वो सत्ता में आए तो ये करेंगे ना, चुनावी मैनिफेस्टो। तो इससे जो है वो साहित्यिक मैनिफेस्टो कहा गया इस प्रीफेस को, और जिसने साहित्य को रीसेप्ट कर दिया, पोइट्री को जो है वो रीसेप्ट कर दिया, मतलब उसमें पूरा बदलाव कर दिया। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विद कॉलरिज की मैं बात करूं, एसटी कॉलरिज के साथ में इनके छोटे मोटे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहे, वो कौन से थे, हालांकि दोनों बहुत अच्छे साथी थे, को-ऑथर भी थे। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज हैड अ फॉलिंग आउट partially due to Coleridge's disappointment with Wordsworth's later political and poetic shift, है ना। बाद में जब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पॉलिटिकली जो है वो बाद में, मतलब आने वाले समय पे बाद में जो है वो पॉलिटिकली और पोएटिक तौर पे जो है वो शिफ्ट हो गए, तो थोड़ा उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा एसटी कॉलरिज का। कॉलरिज ऑल्सो फेल्ट वर्ड्सवर्थ बिकेम टू सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, है ना, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फ जो है वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो खुद के अंदर ही खोए हुए हैं और फोकस्ड है बहुत ज्यादा जो है वो खुद के एक्सपीरियंस पे, ऐसा फील हुआ किसको, एसटी कॉलरिज को। जबकि शुरुआती दौर में इन्होंने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही फेमस वर्क, जहां से रोमांटिक वाद की शुरुआत बताई जाती है, लिरिकल बैलेड्स जो कलेक्शन है आपका टिंटन एबे, वो इन्होंने दिया। उसके बाद में इन्फ्लुएंस अगर मैं बात करूं, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि आपका इनकी जो डायरीज हैं और ऑब्जर्वेशन है नेचर को लेकर, किसकी, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ की जो डायरीज हैं या नेचर को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विलियम्स पोइट्री। वो विलियम्स की मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू शी डिजर्व्स को क्रेडिट, कुछ स्कॉलर्स, कुछ दार्शनिक आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें भी क्या दिया जाना चाहिए, को क्रेडिट दिया जाना चाहिए फॉर सेपिंग द इमेजरी एंड मूड ऑफ पोइम्स लाइक डैफोडिल्स, क्योंकि उनकी जो है वो डायरीज से बहुत सारी नेचर के प्रति जो है वो भावनात्मक चीजें मिली, और उनसे प्रेरित होकर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन चीजों, मतलब इन पोइम्स को जो है वो लिखा, तो उन्हें को क्रेडिट के तौर पे जो है वो देखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। और ये थे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, भाई गजब के इंसान हैं। और रोमांटिकवाद की शुरुआत, रोमांटिकवाद के पिता, इंग्लिश रोमांटिकवाद के पिता, ये सब कुछ जो है वो पोइट लिटरेट आपका 1843 से 1850, और इनके बहुत ही फेमस वर्क्स में से एक लिरिकल बैलेड्स, जो 1798, 1800, 1802 और 1805, है ना, विदाउट प्रीफेस और विद प्रीफेस। इन्हीं की इसी प्रीफेस को बाद में जो है वो एक्सेप्ट किया गया एक लिटरेरी मैनिफेस्टो के तौर पे, जबकि बहुत सारे इनके जो साथी हैं, कंटेम्परेरीज हैं, चाहे वो आपका लॉर्ड बायरन हो या आपके जो है वो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया, कुछ ने डल कहा, इगोइस्टिक कहा, लेकिन उनकी बात को, जो नेचर और इमोशंस के प्रति उनकी जो भावनाएं थी, उसको लेकर उन्होंने सराहना भी की। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, जहां हम बात कर रहे होंगे कुछ और डेप्थ और जो है वो बेहतर एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।